नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। अन्ना द्रमुक अम्मा गुट के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरण पर एफआईआर। पार्टी सिंबल बचाने के लिए घूस देने का आरोप। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा बिचौलिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की समान नागरिक संहिता की वकालत। 3 तलाक पर चुप रहने वालों को बताया बराबर का जिम्मेदार। राजनीतिक रंग देने पर विपक्ष नाराज। सुब्रत रॉय की एम्बी वैली प्रॉपर्टी होगी नीलाम। 5,000 करोड़ रुपए जमा नहीं कराने पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 28 अप्रैल को हाजिर होने का आदेश। कश्मीर में कई जगहों पर सुरक्षा बलों और छात्रों में झड़प। इंटरनेट सेवाएं बंद। सेना और बीएसएफ जवानों पर एफआईआर। और अमेरिका की पाकिस्तान को चेतावनी। छद्म युद्ध की बजाय कूटनीति से हल करे लंबित मुद्दे। सभी आतंकी गुटों पर कार्रवाई की सलाह। और अब पहली खबर। कश्मीर में आज इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए ये फैसला लिया गया। सरकार ने कल उच्च माध्यमिक विद्यालय और कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है। इस बीच पुलिस ने सेना और बीएसएफ के जवानों पर एफआईआर दर्ज की है। सरकार ने कहा है कि हालात पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। कश्मीर के कई जिलों में सोमवार को छात्रों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर चलाए। ये छात्र पुलवामा के कॉलेज में छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार का विरोध कर रहे थे। छात्रों ने रैलियां निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसे रोक दिया। छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया। प्रदर्शन को देखते हुए घाटी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड वी शैल बी एबल टू डू इट। आवर police is a brave police, our security forces they are brave people and we shall definitely be able to deal with this. जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना और बीएसएफ के अज्ञात जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एक प्रदर्शनकारी को जीप से बांधने के आरोप में सैन्य कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं शनिवार को श्रीनगर के बाटमालू इलाके में फायरिंग में एक युवक की मौत के मामले में बीएसएफ जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि दोनों एफआईआर में किसी को नामजद नहीं किया गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि पीडीपी बीजेपी सरकार में हालात खराब होते जा रहे हैं। हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि अंधेरा और अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इन हालात में भी महबूबा मुफ्ती कुर्सी को पकड़े रखे। मुझे लगता है इससे ज्यादा बेशर्मी की बात हो नहीं सकती। लोगों ने इनको बीजेपी को आउट रखने के लिए वोट दिया, बाद में जाके उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया। ये लोगों के जहन में उतरा नहीं, इतना डीपली हर्ट हुआ है जिसकी वजह से जो अभी सूरत हाल है वो उसी की वजह से। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सुरक्षा बलों को संयम बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने बीते दिनों हुई घटनाओं पर पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने पाकिस्तान को छद्म युद्ध छेड़ने के खिलाफ आगाह किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार HR मैकमास्टर ने कहा कि पाकिस्तान सभी आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे। उनका बयान पाकिस्तान में आज प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात के एक दिन पहले आया है। कल वो अफगानिस्तान के दौरे पर थे। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। अफगानिस्तान दौरे पर आए अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार HR मैकमास्टर ने कहा कि पाकिस्तान को सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान को आगाह किया कि कूटनीति के बजाय छद्म युद्ध से लंबित मुद्दों का हल निकालना घातक हो सकता है। Well, as all of us have hoped for many years, we've hoped that Pakistani leaders will understand that it's in their interest to go after these groups less selectively than they have in the past, and that the best way to pursue their interests in Afghanistan and elsewhere is through diplomacy, not through the use of proxies that engage in violence. अमेरिका का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब वहां पाकिस्तान के खिलाफ कठोर नीति पर चर्चाएं हो रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसमें आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को सहयोगी देश नहीं मानना शामिल है। पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक और सैन्य मदद को आतंकी समूहों पर कार्रवाई से जोड़ने पर भी बहस चल रही है। साथ ही पाकिस्तान के लिए एक नए दूत की नियुक्ति हो सकती है। Well, no one should support the Taliban. No one should support armed resistance against the Afghan government and the Afghan people. And so what we would like is
all countries in the region to play a productive role. भारत और अफगानिस्तान आरोप लगाते रहे हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन दोनों देशों को निशाना बनाते हैं। इनमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के साथ तालिबान भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पूर्व राजदूत विवेक काटजू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों इलाकों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। विवेक काटजू जी, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, इससे पहले कि हम कश्मीर की बात करें जहाँ मुद्दे जो हैं वो काफ़ी गर्मा रहे हैं, हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन अभी जो मैकमास्टर साहब हैं उनकी बात को आप किस तरह से देखना चाहेंगे, जो उन्होंने कहा है कि डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाइए, आतंकवाद का या छद्म आतंकवाद का जो है रास्ता नहीं अपनाइए। इसको आप अफगानिस्तान के नज़रिए से ज़्यादा देखना चाहते हैं या फिर भारत के नज़रिए से? देखिए, उन्होंने तो अफगानिस्तान का नाम लिया है और अफगानिस्तान के संदर्भ भी में ये कहा है कि पाकिस्तान को कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए, प्रॉक्सी वॉर नहीं छेड़नी चाहिए। लेकिन ये साफ है कि पाकिस्तान प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध भी करता रहता है, तो इस संदर्भ में भी इसको देखने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप देखें तो जो उन्होंने कहा है मैकमास्टर ने, वो कोई नई बात नहीं है। अमेरिका ने ये बात तो पाकिस्तान से कई बार दोहराई है, ओबामा सरकार ने भी दोहराई थी, लेकिन पाकिस्तान इसको नज़रअंदाज करता है। अब देखना यह है कि अमेरिका, अब ट्रंप साहब, राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी हुकूमत, अब अगर पाकिस्तान उनकी बात को नज़रअंदाज करता है तो वो फिर क्या कदम उठाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ, इस पर कोई अभी स्पष्टता नहीं है। और यानी कि इस मुलाकात से ठीक पहले इस तरह की बात उठाना आपको लगता है कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में जाता है और भारत की उस बात को वजन देता है जो भारत लगातार कहता रहा है कि टेररिज्म के तौर पर भी कहीं ना कहीं एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो छेड़ रखी है पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ? देखिए, मैकमास्टर साहब भारत भी आएंगे, शायद आ गए हैं भारत। अब मैं इसका इंतज़ार करूंगा कि भारत में क्या टिप्पणी करते हैं वो पाकिस्तान के संदर्भ में, और पाकिस्तान के जो ये आतंकवादी गुट हैं भारत के खिलाफ, जैसे जो कार्रवाई करते हैं, जैसे लश्कर है और जैश है, वो क्या स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान की निंदा करेंगे जैसे उन्होंने अफगानिस्तान के संदर्भ में की है। इसका भी इंतज़ार करना चाहिए हमें। विवेक काटजू जी, इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि हमारे सरहद के उस पार नहीं बल्कि इस पार ही है, मसला कश्मीर का छिड़ा हुआ है। जिस तरह के हालात फिलहाल नज़र आ रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल इतना ज्वलंत हो गया है, इतना ज़्यादा मामला गर्मा गया है कि 90 के दशक से कुछ लोग जोड़ रहे हैं इस मामले को। आप कितना गंभीर मानते हैं फिलहाल जो सुरक्षा बलों और छात्रों के बीच जो मुठभेड़ है, जो पूरे तरीके से एक जो इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, आप उसे कितना गंभीर मानते हैं? नहीं, देखिए, गंभीर बात तो है ही। पिछले साल ये जो स्टोन पेल्टिंग थी, जो स्टूडेंट्स का एजिटेशन था, वो महीनों चला। अब 20 लोगों का एक शंका है कि फिर वही अध्याय दोहराया नहीं जाए। मेरा तो मानना यह है कि छात्रों को उकसाया जा रहा है और अब पाकिस्तान के जरिए भी उकसाया जा रहा है, लेकिन छात्रों और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो शुभचिंतक हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इस कार्रवाई से सबका नुकसान होता है, खास तौर से छात्रों का नुकसान होता है। हाँ, ये राजनीतिक मामला है, उसको राजनीतिक रूप से इसका हल निकालना ही पड़ेगा। विवेक काटजू जी, एक दो बातें जो महत्वपूर्ण यहाँ पर, चूंकि जी हाँ समय की थोड़ी कमी है, मैं देखना इसको आपको समझना चाहती हूँ आपसे कि दो तरह के वीडियोस अभी पिछले दिनों में हमारे सामने आए। एक में वो जिसमें कि हमने देखा कि वहाँ जो स्थानीय लोग थे वो कहीं ना कहीं जो आर्मी के लोग थे हमारे, उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, उन पर हमला भी करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि एक आम नागरिक को जो है वो गाड़ी के बोनेट पर बिठाकर उसे एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया। दोनों ही चीज़ों की हमने देखा कि बिल्कुल वजनदार तरीके से निंदा हुई है। लेकिन इस सबके बीच में आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो केंद्र सरकार है उसकी जो कश्मीर पर जो नीति है उसके बारे में आपका क्या कहना है, और साथ में ये भी कि जो राज्य सरकार है फिलहाल पीडीपी बीजेपी की, क्या वो मसले को ठीक तरीके से हैंडल कर पा रही है? देखिए, मसला बहुत जटिल है और आज का नहीं है। ये मसला तो 7 दशकों से चल रहा है। तो इस मसले पर ये उम्मीद करनी कि फौरन कोई काबू कर पाएगा, मुझे लगता है वो ज़रा गलत होगा।
लेकिन हर संभव प्रयत्न जम्मू कश्मीर सरकार को, भारत सरकार को भी करना पड़ेगा कि कोई राजनीतिक रास्ता निकले। और आपने जो वीडियोस की बात करी, तो मैं तो साफ कहता हूं कि जो छात्र और वहां के जो स्थानीय लोग थे, जो सीआरपीएफ के जवान के साथ जो उनका सलूक था, वो बिल्कुल गलत था। उसकी तो जितनी निंदा करी जाए कम है। और उस जवान ने बहुत सब्र का इजहार किया। उसके पास असले थे और असले के होने के बावजूद उसने सब्र का इस्तेमाल किया। जहां तक ह्यूमन शील्ड की बात है, उसमें मेरा मानना है कि जनरली तो ह्यूमन शील्ड का प्रयोग करना गलत है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस मामले में एक ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई थी जहां ये जस्टिफाइड था, लेकिन इस सब की भी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही फिर कोई किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। अब बहुत संक्षेप में ये बताइए कि क्या इस नीति में इस तरह का बदलाव आपको नजर आ रहा है, एक बड़ा बदलाव जिसमें बल का प्रयोग शायद ज्यादा करेंगे हम कश्मीर में, बजाय इसके कि हम दिल और दिमाग जीतने की जो एक पुरानी नीति थी, वाजपेयी साहब की नीति थी, क्या उस नीति से अलग क्या ये भी बात चल रही है पॉलिटिकल सर्कस में कि शायद बल का प्रयोग अब एक आखिरी विकल्प बचा है? मेरा मानना है कि बल का प्रयोग और राजनीतिक पहलू और राजनीतिक प्रयत्न दोनों ही हमेशा काम में आने पड़ते हैं जब कश्मीर घाटी जैसी सिचुएशन। और ये लोगों का कहना कि बली का प्रयोग काम में आएगा या राजनीतिक ही प्रयोग काम में आएगा, ये गलत है। इतिहास साक्षी है कि ऐसी सिचुएशंस को दोनों ही पहल से उसमें कामयाबी हासिल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर काटजू आपका। लेकिन एक आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा, जी माफ कीजिएगा, समय मेरे पास समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर काटजू आपका चर्चा में भाग लेने के लिए। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। अभी छोटा सा ब्रेक। अफगानिस्तान में अमेरिकी बमबारी, मदर ऑफ ऑल बम से तबाही, निशाने पर आईएस। देखिए विशेष घातक बम आज शाम 7:30 बजे। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। चुनाव आयोग के अधिकारी को घूस देने के मामले में फंसे एआईएडीएमके के उप महासचिव टीटी दिनाकरण ने आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है और मामले में कानूनी लड़ाई की बात कही है। इधर दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर नाम के बिचौलिए को पकड़कर दिनाकरण के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं डीएमके और पनीरसेल्वम गुट ने चुनाव आयोग से मामले की जांच की मांग की है। एआईएडीएमके के दोनों धड़ों में पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावे के बीच दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुकेश चंद्रशेखर नाम के एक शख्स को 1,30,00,000 रुपए के साथ दिल्ली के होटल से गिरफ्तार किया है। उसके बयान के आधार पर एआईएडीएमके के नेता शशिकला के भतीजे और उप महासचिव टीटीवी दिनाकरण के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन पर 2 पत्तियों वाला चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश का आरोप है। The crime branch of Delhi police has arrested one Sukesh Chandrasekhar, who, as per information, had promised Shri TTV Dinakaran of AIADMK Sasikala faction that he would influence the election commission to obtain a favorable order for them in lieu of consideration of ₹50 crores. टीटीवी दिनाकरण ने आरोपों को खारिज किया है और सुकेश चंद्रशेखर से कभी नहीं मिलने की बात कही है। Delhi police, I will legally face it. What is there? I will answer them. And I don't know anybody by this name. I didn't ever come in my life in that name, Sukesh Chandrasekhar.
And I didn't bribe for anyway. I bribed to anybody for anything. विपक्षी पार्टी डीएमके का कहना है कि इससे शशिकला गुट की हकीकत सामने आ गई है। चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। They are trying to bribe the election commission, which means they say that they have no majority. Somehow by some hook or crook, they want to capture the party. That is very explicit, and the election commission should also investigate into the matter. इस बीच AIADMK के पनीर सेल्वम गुट ने सोमवार को चुनाव आयोग में अपने समर्थन में पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं के हलफनामे दाखिल किए और दिनाकरन पर आरोपों को लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला बताया है। On the election commission, today they have given the time to submit the papers. On our side, we have submitted the papers, and Mr. Dinakaran has sought for time. Now it shows that only for these type of bribery attitudes or attempt against the law, he sought for time. Has involved in such an activities, which is shameful thing to the democracy. AIADMK महासचिव जय जयललिता के निधन के बाद पार्टी शशिकला नटराजन और पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम की अगुवाई में दो खेमों में बंट गई है। दोनों गुट दो पत्तियों वाले पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा कर रहे हैं। RK नगर उपचुनाव से पहले आयोग ने इस निशान को जब्त कर लिया है। आचार संहिता के उल्लंघन के चलते RK नगर उपचुनाव रद्द कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर 3 तलाक के मुद्दे पर राजनीतिक बहस जारी है। सोमवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मसले पर राजनीतिक वर्ग की चुप्पी पर सवाल उठाया, जबकि कांग्रेस ने कहा कि सुधार की पहल मुस्लिम समाज खुद करे। समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 तलाक मुद्दे की तुलना महाभारत के द्रौपदी प्रसंग से की। उन्होंने कहा कि इस मसले पर देश के राजनीतिक वर्ग की चुप्पी पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करती है। मुझे याद आता है जब आज लोग देश की एक ज्वलंत समस्या को लेकर के मुंह बंद किए हुए हैं, तो मुझे महाभारत की वो सभा याद आती है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है। इधर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर हो रही राजनीति को लेकर सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि अदालत और विधि आयोग पहले ही इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं। वनस्पत के इसे हम राजनीतिक मुद्दा बनाए, इसे सोशल मुद्दा बना करके और सोशली और उसमें भी मुस्लिम समाज आगे आए, उनको गोलमोल बातें नहीं करके एक सीधी लाइन दें, ये सब लोगों की मंशा है। लेकिन कोर्ट के विचाराधीन है, कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। लॉ कमीशन के साथ साथ विभिन्न आयोगों और लोगों की राय सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे बड़ा न्यायालय है और वो सोच समझकर कोई भी दिशा निर्देश सरकार को देगा। तो यदि कोई टिप्पणी कर रहा है तो वो अपनी एक व्यक्तिगत विचारधारा अवश्य बता रहा है, लेकिन हमें निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फिर कहा है कि 3 तलाक की व्यवस्था में किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। खुद महिलाओं की बात सुनना है तो आप जाइए किसी मुस्लिम इलाके में, घरों में महिलाओं से बुला पूछिए कि वो पर्सनल लॉ बोर्ड की बात को मानती हैं, शरीयत को मानती हैं, या इन औरतों की बात को मानती हैं कि जो ये बात कह रही है कि साहब हम नहीं मानते। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को 3 तलाक पर एक आचार संहिता जारी की थी। बोर्ड ने कहा है कि बेवजह तलाक देने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार जेनेरिक दवाओं के लिए कानून लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत में एक अस्पताल के मौके पर ये बात कही। उन्होंने लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए कदम उठाने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने गुजरात में कई नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन किरण मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। ये अस्पताल पाटीदार समाज के एक ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। इस मौके पर उन्होंने लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं और दवाएं मुहैया करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जेनेरिक दवाओं के लिए कानून लाएगी, साथ ही डॉक्टर को मरीजों के लिए जेनेरिक दवाएं ही लिखने की सलाह दी। करीब 700 दवाइयां उसके दाम तय कर लिए ताकि गंभीर से गंभीर बीमारी में गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ती दवाई मिले। ये काम किया। हम कानून और व्यवस्था करने वाले हैं। डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनेरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है।
प्रधानमंत्री ने सूरत के इच्छापुर हीरा पॉलिशिंग इकाई की शुरुआत की। उन्होंने यहाँ के हीरा उद्योग से जुड़े लोगों से कहा कि वो रत्न और ज्वेलरी के क्षेत्र में देश को अव्वल बनाने के लिए काम करें। डायमंड में આપણે ડાયમંડ બની ગયા, પણ હવે આપણે જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરીમાં દુનિયામાં નંબર 1 થવું છે। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने तापी का दौरा किया, जहां उन्होंने सुमुल आइसक्रीम प्लांट के कैटल फीड इकाई की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने सिलवासा में पासपोर्ट केंद्र समेत तमाम सरकारी प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने देश में शिक्षा बजट का आवंटन बढ़ाने और प्राथमिक शिक्षा पर खास ध्यान देने पर जोर दिया। सोमवार को ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा और शोध में निवेश बढ़ाए बिना दुनिया में भारत की रैंकिंग बेहतर नहीं होगी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि भारत में शिक्षा बजट का आवंटन दुनिया के कई देशों की तुलना में बेहद कम है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी टालते हैं, जो सही नहीं है। Allocation both at the central government level and at the state level to education is abysmally low and is not targeted to achieving higher quantitative and qualitative results. It is unfortunate, but our public opinion is not willing to address this problem. उपराष्ट्रपति ने देश में रिसर्च को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में योग्य लोगों को विदेश जैसा सम्मान मिलना जरूरी है। My thinking is that we made one fundamental mistake. We separated research from teaching. You see, the two are not separable. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बदलते वक्त के मद्देनजर शिक्षा को तकनीकी विकास के साथ जोड़ने की भी पुरजोर वकालत की। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की एम्बी वैली प्रॉपर्टी बेचने का आदेश दिया है। इसकी कीमत करीब 34,000 करोड़ रुपए है। समूह की तरफ से 5,000 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए जाने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया। वकालत अदालत ने कंपनी को 48 घंटे के भीतर प्रॉपर्टी से जुड़ी सभी जानकारियां बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिकारियों को देने को कहा है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर उसका आदेश नहीं माना गया तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। शीर्ष अदालत ने 28 अप्रैल को सुब्रत रॉय को पेश होने को कहा है। फरवरी में कोर्ट ने एम्बी वैली को जब्त करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 में सहारा को निवेशकों का 25,000 करोड़ रुपए लौटाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस विभाग में खाली पड़े पदों को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल 21 अप्रैल को कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को भर्ती के रोड मैप के साथ भेजें। भर्तियां ना करने से नाराज कोर्ट ने कहा कि ये मामला 2013 से लंबित है, लेकिन इन राज्यों में कुछ नहीं हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इतने पद खाली हैं तो आप लोगों को रोजगार क्यों नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर निगरानी करने की भी बात कही है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पीके कुन्हालीकुट्टी ने केरल की मल्लापुरम लोकसभा सीट जीत ली है। उन्होंने उपचुनाव में सीपीएम उम्मीदवार एमबी फैजल को 1,70,000 से ज़्यादा वोटों से हराया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एन श्री प्रकाश तीसरे स्थान पर रहे। पीके कुन्हालीकुट्टी अभी केरल विधानसभा के सदस्य हैं। मल्लापुरम इस सीट के लिए 12 अप्रैल को वोट डाले गए थे इस सीट के लिए, और ये सीट IUML के सांसद ई अहमद के निधन से खाली हुई थी। रक्षा और सुरक्षा समेत कई चुनौतियों के बीच नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की भारत यात्रा आज से शुरू हो गई है। कल वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं से मिलेंगी। इस दौरान विकास, व्यापार, क्षेत्रीय संबंधों के अलावा मधेशी मामलों पर भी चर्चा होगी। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी 5 दिनों की यात्रा पर सोमवार को दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया। अक्टूबर 2015 में नेपाल की राष्ट्रपति बनने के बाद वो अपनी पहली विदेश यात्रा पर दिल्ली आई हैं। इसका मकसद दोनों देशों के बीच ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। Now, I would like to really look ahead in terms of India-Nepal cooperation on hydropower sector. And as I alluded to you, it is really witnessing a new beginning, if I may say so. And as I mentioned to you,
It is not a small thing for us to invest and approve. मंगलवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी। इसके अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात करेंगी। इसमें आतंकवाद और आपसी संपर्क बढ़ाने पर बात होगी। Government of Nepal had proposed 16 road projects and bridges of amount of approximately $300 million under the line of credit of $550 million, which we have agreed to, and we look forward to their implementations in the coming months. नेपाल की राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान गुजरात और ओडिशा भी जाएंगी। हाल के दिनों में मधेशी मुद्दे और नेपाल में चीन का बढ़ता दखल भारत के लिए चिंता की वजह है। इस यात्रा के जरिए भारत की कोशिश नेपाल के साथ पुराने संबंधों को और मजबूत बनाने की होगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ फिलहाल अब के लिए इतना ही। नमस्कार।